आपने टीवी और न्यूज़पेपर में बहुत बार तालिबान के बारे में तो सुना होगा। अफगानिस्तान में तालिबानी युग की हुई शुरुआत। अर्श के बाद तालिबान ने अफगानिस्तान पर जमाया कब्जा। छोड़ते ही तालिबान लड़ाके काबुल में घुसे। अमेरिकी दूतावास के पास 2 बड़े धमाके की खबर। और इतना सब देखने और सुनने के बाद हमारे मन में बहुत से सवाल घूमने लगते हैं कि आखिर तालिबान असल में है क्या, तालिबान का जन्म कैसे हुआ, तालिबान का हेड कौन है, तालिबान का इतिहास क्या है और भी बहुत कुछ। अब अगर हमें इन सवालों के जवाब जानना है तो इसके लिए हमें आज से कुछ साल पहले जाना होगा और जानना होगा तालिबान के पूरे इतिहास को विस्तार से। तो चलिए चलते हैं तालिबान के इतिहास में और जानते हैं इन सवालों के जवाब को। नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से फैक्टी नॉलेज की वीडियोस पर स्वागत है। गाइस, आपको सबसे पहले बता दें कि तालिबान असल में कोई देश नहीं है बल्कि कुछ छात्रों द्वारा बनाया गया एक आतंकवादी संगठन है जिसको आज से 30 साल पहले यानी कि सितंबर 1994 में बनाया गया था। और तालिबान का मतलब छात्र होता है। और वहीं इस संगठन को करीब 50 विद्यार्थियों के साथ मिलकर मुल्लाह उमर ने बनाया था। शुरुआत से ही इनकी सोच धार्मिक कट्टरवादी प्रकार की रही थी। वहीं 19वीं सदी में जब कम्युनिस्ट पार्टी का प्रभाव अफगानिस्तान में बढ़ने लगा था तब इन कट्टरवादियों को लगा कि इस्लाम संकट में है और तभी जन्म हुआ तालिबान का। और इस संगठन को बनाने के पीछे अमेरिका का बड़ा हाथ था जिसे हम सीधे तो नहीं बोल सकते, लेकिन अमेरिका भी उतना ही जिम्मेदार है जितना कि सोवियत संघ इस संगठन को बनाने के लिए जिम्मेदार है। तो चलिए अब हम चलते हैं तालिबान के इतिहास में और जानते हैं इस पूरी कहानी को। गाइस, तालिबान के इतिहास के बारे में जानने से पहले हमें इतिहास में और थोड़ा पीछे जाना होगा। जब अफगानिस्तान 2 बड़े देश अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में फंसा हुआ था। आपको बता दें कि अफगानिस्तान देश की हालत शुरुआत से ही अच्छी नहीं रही है और इतिहास के पन्नों में पहले से ही बहुत उथल पुथल मची हुई है। ये बात है सन 1918 की, जब अफगानिस्तान में ब्रिटिशों का राज हुआ करता था। उस वक्त अफगानिस्तान में कम्युनिस्टों का दबदबा हुआ करता था। लेकिन सन 1919 में अचानक होती है आजादी की लड़ाई। ये लड़ाई थी ब्रिटिश और अफगानिस्तान के बीच में, जिसे थर्ड एंग्लो अफगान वॉर भी कहा जाता है। युद्ध के अंत में अफगानिस्तान विजय प्राप्त करता है और ब्रिटिश देश को छोड़कर चले जाते हैं और अफगानिस्तान एक स्वतंत्र देश बन जाता है। लेकिन ये अभी कहानी की शुरुआत ही हुई है। स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद इमिर अनुमुल्लाह खान ने खुद को अफगानिस्तान का राजा घोषित किया था। राजा शाही कार्य प्रणाली आने के बाद उन्होंने बहुत सारे अच्छे काम किए और देश की प्रगति में अच्छा भागीदारी दिखाई। गाइस, लेकिन इसके बाद सन 1933 में मोहम्मद जाकिर शाह नाम के एक नए राजा बनते हैं और ये अगले 40 सालों तक राज करते हैं। फिर होता है वहाँ एक बहुत बड़ा बदलाव और राजशाही को खत्म करके सन 1964 में इलेक्शन की शुरुआत होती है और इसमें देश का हर नागरिक वोट दे सकता था। इलेक्शन के लिए 2 मुख्य पार्टी सामने आती हैं, जिनका नाम पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ अफगानिस्तान यानी कि PDPA और दूसरी पार्टी इस्लामिक पार्टी थी। और उस समय के नए शासक बनते हैं जाहिर शाह। लेकिन साल 1973 में उनके प्राइम मिनिस्टर दाऊद खान आर्मी और कम्युनिस्ट के साथ मिलकर तख्ता पलट कर देते हैं। जब जाहिर शाह दूसरे देश के दौरे पर होते हैं तब अफगानिस्तान को रिपब्लिक देश घोषित कर दिया जाता है। इसके बाद जहीर खान बहुत अच्छी तरक्की करता है और देश की बैंकों को नेशनलाइज भी कर देता है। लेकिन 1960 से 1970 के दौरान अफगानिस्तान एक खुशहाल देश हुआ करता था और अलग अलग देशों से लोग वहां पर घूमने के लिए जाया करते थे। लेकिन जब जब अफगानिस्तान कुछ अच्छा कर रहा होता है तब तब कोई न कोई मुसीबत सामने आ जाती है और कुछ ऐसा ही हुआ, क्योंकि अफगानिस्तान अमेरिका और सोवियत संघ के कोल्ड वॉर के बीच फंस जाता है। अब यहाँ से शुरुआत होती है तालिबान के पनपने की।
दरअसल उस समय दाऊद खान देश में अनुयायीकरण लाने के लिए सोवियत यूनियन का साथ लिया करता था, लेकिन जब भारत देश आजाद हुआ तो उसने एक अलग खुद का वजूद पाने के लिए किसी एक देश पर निर्भर न रहकर सभी देशों के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाया और भारत के साथ साथ यूएसए के साथ भी दोस्ती बना ली। लेकिन इस बात से सोवियत यूनियन खुश नहीं होता है, क्योंकि इसकी वजह से कम्युनिस्ट कमजोर हो रहा था। इसी बीच अफगानिस्तान की कम्युनिस्ट पार्टी पीडीपीए के बीच अंदरूनी लड़ाइयां शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से पीडीपीए पार्टी में भी दो पार्टियां बन जाती हैं, जिनका नाम खिलक और परचम था। और इसी वजह से सन 1978 में एक कम्युनिस्ट की हत्या हो जाती है, जिसकी वजह से सिविल वॉर छिड़ जाती है और दाऊद खान की हत्या कर दी जाती है और कम्युनिस्ट पार्टी का नूर मोहम्मद तराकी को नया प्रेसिडेंट बना दिया जाता है। और अब यहाँ से कहानी एक नया मोड़ ले लेती है। उस समय के प्रेसिडेंट नूर मोहम्मद तराकी बहुत सारे काम करते हैं, ज्यादातर इसमें वो इस्लाम की तरफ से बोलते हुए दिखते थे, लेकिन सब कुछ करने के बाद भी इस्लामिस्ट कट्टरपंथियों को लगता था कि इस्लाम धर्म खतरे में है और कम्युनिस्टों के खिलाफ सिविल वॉर छिड़ जाती है। और सन 1979 में इस सिविल वॉर में नूर मोहम्मद की भी हत्या कर दी जाती है, वो भी उनके ही कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य हिफाजुल्लाह के द्वारा। अब इन सभी चीजों को देखते हुए सोवियत यूनियन भी कैसे चुप रह सकता था, क्योंकि अब उसे भी लगने लगा था कि अफगानिस्तान में कम्युनिस्ट कमजोर हो रहा है। इसलिए उसने भी कम्युनिज्म को बचाने के लिए अफगानिस्तान में कम्युनिस्ट को फंडिंग और कई तरह की मदद करने लगते हैं। अब यहाँ से तालिबान को जन्म देने में अमेरिका अहम हिस्सा निभाता है, क्योंकि अगर अमेरिका यहाँ बीच में नहीं आता तो आज शायद परिणाम कुछ और ही होता। दरअसल सोवियत यूनियन को मदद करता देख अमेरिका को लगता है कि अगर अफगानिस्तान भी सोवियत के साथ मिल जाएगा तो हम कमजोर हो जाएंगे और दुनिया में हमारा प्रभाव कम हो जाएगा। और इसी वजह से अमेरिका इस्लामिस्ट और मुजिबुद्दीन को बहुत सारी फंडिंग और हथियार सप्लाई करना शुरू कर देता है, जिसका मकसद कम्युनिस्ट विचारधारा को खत्म करने का था। ऐसे में सोवियत यूनियन को जब लगता है कि अब उनका प्रभाव कम हो रहा है तो वो हिफाजुल्लाह आमीन को मरवा देता है और उनके ही एक नए लोग को लाते हैं, जिसका नाम बरबक करमल होता है। उनके सत्ता में आने के बाद ये अफगानिस्तान में कई तरह के नए कानून लाता है, जैसे कि फ्री इलेक्शन, राइट टू प्रोटेस्ट और फ्री ऑफ स्पीच। और थोड़ी मशक्कत करने के बाद थोड़ी शांति नजर आने लगती है। लेकिन इतना सब होने के बाद भी अमेरिका अपनी फंडिंग मुजिबुद्दीन को देना नहीं छोड़ता और इसलिए उनकी ताकत पहले की मुकाबले काफी अधिक बढ़ जाती है। अब जब मुजिबुद्दीन और कम्युनिस्ट के बीच सिविल वॉर चल रहा होता है, तब उस समय के प्रेसिडेंट मोहम्मद नजीबुल्लाह इसको रोकने के लिए और अफगानिस्तान में शांति स्थापना करने के लिए पाकिस्तान के साथ एक शांति समझौता करते हैं और इस समझौते की गारंटी लेते हैं अमेरिका और सोवियत यूनियन। अफगानिस्तान शांति समझौता में ऐसा लिखता है, अगर सोवियत यूनियन अपनी आर्मी को अफगानिस्तान से हटा लेती है तो अमेरिका मुजिबुद्दीन और इस्लामिस्ट को हथियार सप्लाई करना बंद कर देगा और इस तरह से देश में शांति स्थापित किया जा सकता है। इस समझौते के बाद सोवियत यूनियन अपनी सेना को फरवरी 1989 में वापस बुला लेती है और अफगानिस्तान देश को छोड़ देता है। इसके बाद सन 1990 में अफगानिस्तान आजाद हो जाता है और उसे इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान घोषित कर दिया जाता है। लेकिन अब यहाँ पर अमेरिका इस समझौते को नहीं मानकर एक तरीके से धोखा करता है, क्योंकि इतना बड़ा समझौते के बाद भी वो हथियारों और फंडिंग की सप्लाई चालू ही रखता है, जबकि समझौते के तहत उसे बंद कर देना चाहिए था और इसी वजह से मुजिबुद्दीन और ताकतवर बनता चला जाता है। अब जैसे कि हमने देखा कि अमेरिका अपनी फंडिंग के जरिए अफगानिस्तान में कट्टरवादियों को मदद पहुंचाता रहता है और एक समय ऐसा आता है कि जब लोगों को लगने लगता है कि अब इस्लाम और भी ज्यादा खतरे में है, की वजह से वहाँ पर सिविल वॉर शुरू हो जाती है, जो कि 1979 से 1992 तक चलती है। लेकिन आखिरी में मुजिबुद्दीन जीत जाता है। लेकिन अब सवाल ये होता है कि आखिर गद्दी पर बैठेगा कौन। इसी वजह से उनके अंदर भी आपस में झगड़े होते हैं
और आखिरकार बुरहानुद्दीन रबीना को नया लीडर बनाया जाता है। पर इनकी सरकार ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाती, क्योंकि अब एक नए दुश्मन ने जन्म ले लिया होता है, जिसका नाम होता है तालिबान। तालिबान मुजिबुद्दीन से भी ज्यादा कट्टरवादी थे। इस्लाम को बचाने के लिए मुल्लाह उमर ने 50 छात्रों के साथ मिलकर इसे बनाया था। इनको ऐसा लगता था कि इस्लाम खतरे में है, जिसका नतीजा ये हुआ कि उन्होंने धीरे धीरे अफगानिस्तान के सारे इलाकों पर कब्जा कर लिया और अफगानिस्तान पर अपना कब्जा जमा लिया। हालांकि शुरुआत में वहाँ की जनता उनका साथ देती थी और उन्हें लगता था कि अब सब कुछ ठीक हो रहा है, लेकिन अभी तो कहानी बाकी थी, क्योंकि अब तालिबान की कट्टरवादी सोच धीरे धीरे दिखने लगी है। जैसे कि यहाँ लोग पुश्तनी होने के कारण जो लोग नॉन पुश्तनी थे उनकी हत्या करने लगे थे। वहाँ पर रहने वाले हिंदुओं को अलग से बेच दिया जाता था, जिससे कि उनकी पहचान हो सके। और हद तो तब हो जाती है जब वहाँ की पवित्र मानी जाने वाली भगवान बुद्ध की प्रतिमा को तोड़ दिया जाता है। और ऐसा ही कुछ सालों तक चलता रहा। अब बहुत से लोगों का ये सवाल होता है कि आखिर तालिबान का मकसद क्या है। आपको बता दें कि तालिबान संगठन अफगानिस्तान में अपना वर्चस्व जमाना चाहता है और इस्लाम के नाम पर इस्लामिक कानून और धर्म का झंडा लहराना चाहता है। गाइस, ऐसे में आपका तालिबान के बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और ऐसी ही अमेजिंग फैक्ट्स के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब करें।